खबर सहारनपुर से है, जहां पर बीजेपी नेता ने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है। गोलीबारी में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। पत्नी और एक बच्चा बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। आनन फानन में जिला अस्पताल इलाज के लिए पत्नी और बच्चे को पहुंचाया गया। सहारनपुर के बीजेपी नेता ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बीजेपी नेता योगेश रोहेला को गिरफ्तार किया है। योगेश रोहेला बीजेपी का नेता जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी, जिसके बाद 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और एक बच्चा बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती इलाज के लिए करवाया गया है। यह घटना जहां पर बीजेपी नेता योगेश रोहेला ने इसे अंजाम दिया, तो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बीजेपी नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। सहारनपुर में यह घटना सामने आई है। गोलीबारी को अंजाम दिया, बच्चों को गोली मारी। एक पिता ने अपने बच्चों को गोली मार दी है, पत्नी को भी घायल कर दिया है, जिसके बाद पत्नी और एक बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती इलाज के लिए करवाए गए हैं। बुरी तरीके से वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता योगेश को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आजम खान हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आजम, जरा ये योगेश रोहेला के बारे में बताइए, पॉलिटिक्स में कैसे एक्टिव, और दूसरा इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया, अब क्या कार्रवाई आगे अभी तक हुई है? मैं आपको बता दूं, योगेश रोहेला बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सहारनपुर में एक बीजेपी के स्ट्रॉन्ग नेताओं में इनकी गिनती आती है। आज अब से कुछ देर पहले इन्होंने अपने 3 बच्चे और पत्नी सहित 4 लोगों को गोली मार दी है। इसमें 2 बच्चों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और 2 अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पुलिस ने योगेश रोहेला को मौके से आजम, मोटिव क्या था, वजह क्या रही बीजेपी नेता ने जो इस घटना को अंजाम दिया, कुछ पता लग पाया अभी तक? अभी इसकी जांच की जा रही है। अभी इसकी किस कारणों से ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, अभी इसका पता लगाया जा रहा है। पूरी टीम, आला अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद है। पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और योगेश रोहेला पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, भी उनसे पूछताछ की जा रही है। जो घायल पत्नी और एक बच्चा है, उनकी हालत क्या अभी स्थिर है, क्या है अस्पताल की तरफ से दी गई जानकारी? अभी उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी वे खतरे में है और उनकी हालत अभी बहुत नाजुक बताई जा रही है और आगे की जो जानकारी मिलेगी जैसे जैसे वो अपडेट करती जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजम जानकारी के लिए। सहारनपुर से घटना जहां पर बीजेपी नेता योगेश ने अपनी पत्नी और साथ ही 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। पत्नी और एक बच्चा घायल है और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब नागपुर की बात करेंगे। नागपुर में जहां पर हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त एक्शन की बात कही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से हिंसा को लेकर जानकारी ली और साथ ही पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की है। महाराष्ट्र में हुई हिंसा के मामले में अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियोस के माध्यम से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह बताया है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोला था और हैरान करने वाली बात यह भी है कि पुलिस पर हमला बोलने वाले आरोपियों में से 12 से 18 साल के नाबालिग भी शामिल थे। सोशल मीडिया के जरिए इस पूरी हिंसा को भड़काया गया, ये जानकारी भी दी गई है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के तलक पर बवाल मचा। दरअसल तेजस्वी यादव दरभंगा में एक मंदिर में पहले पूजा अर्चना करने गए, फिर माथे पर तिलक भी लगाया, लेकिन कुछ ही देर बाद मंदिर में लगाए गए टीके को मिटाकर तेजस्वी ने जालीदार टोपी पहन ली और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार के मंत्री संजय सरावगी और जीवेश कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया। वहीं धर्म परिवर्तन कर लेने की सलाह भी बीजेपी ने तेजस्वी को दे दी। जब वो माता अहिल्या की धरती पर पहुंचे और वहां पूजा पाठ उनके द्वारा किया गया, उनके सर पर वहां के पुजारियों ने तिलक लगाया और 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं, तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए, उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया,
चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। और उनके कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। इनका तो एक अलग रूप है। मैं ये नहीं कहता कि जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन टीका मिटा दिया। ये तो सरासर सनातन धर्म के प्रति नफरत का भाव है। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आदिवासी संगठनों ने रांची में फ्लाईओवर के रैंप हटाने की मांग को लेकर आज बंद का आह्वान किया। आदिवासी संगठन के इस बंद को लेकर रांची में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शहर में ज्यादातर दुकानें बंद रही, तो वहीं सड़क पर ऑटो और ई रिक्शा भी दिखाई नहीं दिए। तो वहीं किसी भी प्रकार के उपद्रव और हिंसा से निपटने के लिए रांची जिला प्रशासन ने ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से बंद समर्थकों को बाकायदा निगरानी की है। आजसू पार्टी ने रांची बंद का समर्थन किया। हालांकि इस बीच सियासी चर्चा इस बात पर भी रही कि आदिवासी संगठनों में इस बंद को लेकर मतभेद दिखाई दिया। किस ऐसी रूम में बैठ करके टीवी पर न्यूज देख रहे हैं कि अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं। उन्हें आज रोड पर होना चाहिए, हम सबों से बातचीत करनी चाहिए थी कि आखिरकार मेरे रहते हुए तुम्हें क्या दुख है, लेकिन वो आज दुख भी जानने के लिए यहाँ नहीं है। ये हम सबों की विडम्बना है कि ऐसी अबुआ सरकार आज हम सबों को रोड पर बिलखने के लिए छोड़ दी है। भाई साहब, मैं फ्लाईओवर के विरोध में नहीं हूँ और हम सब कोई फ्लाईओवर के विरोध में नहीं है, लेकिन फ्लाईओवर बने, विकास हो, लेकिन किसी की आस्था और विश्वास और हमारी जो आस्था का केंद्र है उसके साथ खिलवाड़ करके नहीं। रैंप को अगर शिफ्ट करा दिया जाए तो हमारा आस्था का केंद्र सरना बच सकता है। आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बात करने क्यों नहीं आना चाहते? इधर राजधानी लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। दोनों युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। एक मृतक की पहचान पंखेड़ा गांव निवासी मनोज के तौर पर हुई, जो कि आईटीआई का स्टूडेंट था, और दूसरा शख्स रोहित, जिसका मर्डर हुआ, वो रेलवे में नौकरी करता था। पुलिस ने फिलहाल इन दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कर देगी। काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है, उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है, जिनका गला किसी तेज धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज, जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं, के रूप में हुई। लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में रेप के बाद हत्या करने वाले ऑटो ड्राइवर अजय द्विवेदी को शुक्रवार रात पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस ने अजय पर कल ही दिन में ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस ने 6000 सीसीटीवी खंगाले हैं। बताया गया कि महिला जिसका मर्डर हुआ था वो वाराणसी से लखनऊ आई थी। इस दौरान अजय ने उसे अपने ऑटो में बिठाया। महिला को चिन्हट जाना था, लेकिन ऑटो ड्राइवर उसे मलिहाबाद ले गया। रास्ते में उसने अपने भाई को भी ऑटो में बिठाया, जिसके बाद दोनों भाइयों ने महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। अजय पर पहले से ही चोरी, लूट, डकैती के 23 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही वो काकोरी, पारा, ठाकुरगंज, मलिहाबाद क्षेत्र का कुख्यात अपराधी था। अजय के एनकाउंटर के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने अब राहत की सांस ली। हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अब प्रशासन ने हरिद्वार के लाल डांग और गैंडी खाता बस्ती में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 4 और मदरसों को सील किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मदरसा फजूल इस्लाम को दस्तावेज अधूरे होने पर बंद किया गया, जबकि दूसरे मदरसा अरबिया गुलशन शाह सकलैन को नियमों के उल्लंघन और मस्जिद मदरसा एक परिसर में चलाने के चलते सील किया गया। आगे बढ़ते हुए खबर लक्सर से है। लक्सर में रहने वाले एक युवक को इंस्टाग्राम पर रोस्ट वीडियो बनाने के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। युवक की पोस्ट के बाद दलित संगठन से जुड़े कुछ लोग लक्सर कोतवाली पहुंच गए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने अकोढ़ा कला गांव के राजशेखर नाम के युवक को कोतवाली बुलाकर फटकार लगा दी और उसका जो पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने
जो पुलिस है उसने आरोपी को राजशेखर से विवादित पोस्ट डिलीट करने को भी कहा। माफी मांगने का वीडियो भी अपने पेज पर शेयर करने को कहा है, जिसके बाद आरोपी शख्स ने माफी मांगने वाला वीडियो भी डाला था। आरोपी युवक वीडियो में एक अन्य यूजर के कमेंट पर उसे जवाब दे रहा था। इस दौरान उसने यूजर को चुनौती देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों को लेकर भी सख्ती से निपटा जाएगा। आगामी जो हमारी चारधाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में फायरिंग होने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि यज्ञ में आए ब्राह्मणों पर वहां मौजूद गार्ड्स ने फायरिंग की, जिसमें यज्ञ में आए एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के पीछे बासी भोजन को लेकर विवाद बताया गया। यज्ञ में शामिल होने आए ब्राह्मणों का आरोप है कि उन्हें बासी भोजन परोसा गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। लगातार विरोध के चलते सुबह आयोजकों के सुरक्षा गार्ड्स और ब्राह्मणों के बीच बहस हुई, माहौल गरमाया। गार्ड्स ने गुस्से में फायरिंग कर दी। हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नाम के ब्राह्मण को गोली लगी। घायल को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी। विश्व जल दिवस के मौके पर आज उत्तराखंड सदन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की थीम जल समाप्त सब कुछ समाप्त रखा गया। पूर्व सीएम और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधायक किशोर उपाध्याय सहित कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और घटते जल संकट और पिघलते ग्लेशियर पर चिंता जताई। हिमालय और गंगा को बचाने की अपील इस कार्यशाला में की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के नालंदा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्कूल जा रहे एक बच्चे का अपहरण करने की कुछ बदमाशों ने कोशिश की। बताया जा रहा है कि न्यू ग्रैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला अभिषेक अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था। इसी दौरान एक शोरूम के पास 3 किडनैपर्स ने अभिषेक को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। बताया जा रहा है कि किडनैपर जो थे वो बच्चों को लेकर जा रहे थे, तभी मोरा तालाब इलाके में उनकी गाड़ी जाम में फंस गई और इसी दौरान किडनैप हुए छात्र अभिषेक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर एक दुकान में शरण ले ली। दुकानदार ने फौरन ही उसके परिवार को इस बात की सूचना दी। संयोग से अभिषेक का ननिहाल इसी इलाके में था, जिसके बाद उसके ननिहाल वाले वहां आ गए और उसे ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आ रही है। पुलिस फिलहाल अपहरण की घटना से इनकार कर रही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुद की तरफ से एक आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। अजित पवार ने भारत को विविधता में एकता वाला देश बताया और उन्होंने इफ्तार पार्टी में आए मुसलमानों को यह भरोसा भी दिलाया कि वो उनके साथ हैं और कोई भी उन्हें अगर परेशान करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अमन शांति के दुश्मनों को भी चेतावनी दी। ये साफ कर दिया कि जो भी महाराष्ट्र की शांति को भंग करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सूरत के नए सिविल अस्पताल के स्टेम सेल भवन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिविल अस्पताल में लेबर रूम से एक नवजात चोरी होने की घटना होने के बाद हड़कंप मचा। बच्चा चोरी की खबर लगते ही बच्चे के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे, हंगामा किया। प्रशासन और साथ ही सूरत पुलिस फौरन हरकत में आई। सूरत क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस टीम ने अस्पताल में जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जो कि करीब 3 घंटे तक बच्चे की मां के पास ही रही थी और इसके बाद उसने एक बैग में नवजात को डाला, फिर वो वहां से गायब हो गई। इस पूरी वारदात ने अस्पताल में मौजूद बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सिविल हॉस्पिटल सूरत में कल शाम को 9 बजे के आसपास एक महिला, एक नवजात बच्चा जिसको पैदा हुए 5-6 घंटे हुए थे, उसको लेके और सिविल हॉस्पिटल सूरत से निकल गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन 10:30-11 बजे आसपास मिली, तो पूरी टीम इकट्ठा करके हमारी जोन की टीम, खटोदरा पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम सब इकट्ठा करके पूरी रात हमने सीसीटीवी के आधार पे सर्च किया। एक एड्रेस हमें मिला, एक लोकेशन मिला, उस लोकेशन पे गए तो एक महिला मिली जिसका नाम राधा है, ये वाइफ ऑफ राजू है, ये डिंडोली लक्ष्मी नगर में रहती है और मूल रूप से ये सीतामढ़ी बिहार की है। इसकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और रिसेंटली इसके भी डिलीवरी हुई थी, जो बच्चे की डेथ हो गई थी। तो इसके घर में इसका ये कहना है प्राइमरी कि मेरा पति मुझे चोर चोर बुलाता है, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया और ये बच्चे को यहाँ, जो बच्चे की माँ है उसको थोड़ा विश्वास में रखा और बच्चे को लेके और यहाँ से शाम को निकल गई।